हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम में जो आपका आएगा तो मैं पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ पहले से। अब जो आपका तीसरा चैप्टर है और उसके बाद तीसरे चैप्टर के बाद आपका कौन सा चैप्टर बचेगा, फिर चौथा चैप्टर। ठीक है, ये देखो चौथा चैप्टर। तो ये दोनों आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ से चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इससे बाहर ध्यान रखना, कोई एक क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और इस चीज की तो 100% गारंटी है। कहोगे भैया 100% क्यों आप गारंटी ले रहे हो? क्यों मैं ले रहा हूँ ना, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन लिया हूँ जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन है बस। इससे बाहर जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? और आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा तो वीडियो को पूरा देखना। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर भी बता रहा हूँ। इंस्टा पे मैंने एक रील डाला था जिसपे मैं क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन बताया था और बोला था कि आंसर के लिए आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, देखो 30 सेकंड 40 सेकंड बहुत मैक्सिमम गए तो 1 मिनट की वीडियो बनती है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, अनलिमिटेड बना सकते हो, अच्छे समझा सकते हो। तो इसलिए बाकी इंस्टाग्राम पे भी अपने 2 लाख से अधिक फॉलोअर हो गए हैं, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आईडी मैं बता दूं तो आईडी है, देखो ये पीयूष मौर्य। ज्यादातर लोग यार देखो जानते होंगे, पीयूष मौर्य एकरारिक, ये है अपनी इंस्टाग्राम की आईडी। ठीक, तो चलो जो तीसरा चैप्टर है अपना वह है धातु और अधातु। धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको मैं पूरा समझाते हुए आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ दूंगा और आप समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। पूरा अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर बताने। कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, इनके भौतिक गुणों में अंतर बताने हैं। तो सबसे पहला है धातु। धातु क्या है? मेटल। जो देखो धातुएं होती हैं वे चमकीली होती हैं। ध्यान रखना, धातुएं हमेशा चमकीली होती हैं। और इसका जो दूसरा गुण है, तन्य और पीट कर पतला किया जा सकता है। जो धातुएं होती है उनको आप खींचोगे ना, तन जाएगी। जैसे लोहा है, अब लोहे को तो आप ऐसे आसानी से खींच नहीं सकते, लेकिन वैसे आप खींचोगे तो लोहा टूटता नहीं है, लोहा तनता है। अब उसको पीटोगे तो लोहा तनेगा। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत, जैसे आप लोहे की छड़ रही है, उस पर रॉड छुआ दीजिए, मतलब उस पर कोई भी तार छुआ दीजिए तो क्या आपको करंट मार देगा। तो इस तरीके से है कि ये सुचालक होती है। उसके बाद चौथा नंबर है कि ठोस रूप में मौजूद सिवाय पानी के। देखो क्या होता है कि जो धातुएं हैं वे ठोस रूप में पाई जाती हैं। हमेशा देखिए कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन वहां पे एक जो अपवाद है हमेशा रहता है, पारा। जो पारा होता है ना, वह लिक्विड के रूप में रहता है। अब वहीं पे अधातुओं के गुण देखते हैं। तो देखो अधातुएं कैसे कैसे होती हैं, इनमें चमक नहीं पाया जाता। उसका जस्ट उल्टा होगा, इनमें चमक नहीं पाया जाता, तन्य और पीटने योग्य नहीं होती हैं। फिर ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस, द्रव या गैस रूप में मौजूद होते हैं जो अधातुएं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे अधातुओं का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी पत्थर, आप देखोगे जो पत्थर होता है उनको पीटोगे तो अब चूर चूर हो जाता है। कोई प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में क्या होता है, इसमें चमक नहीं पाई जाती, खुद की चमक नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से। अब इसके बाद अपना आता है सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है कि धातु अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन का दान क्यों करती है। जो धातुएं होती हैं वो अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉनों का दान क्यों करती है, इसका कारण बताना है। तो देखो धातुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिससे वे स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं। और धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज धारण करते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति है जो उन्हें स्थिर बनाती है। तो इस तरीके से रहेगा कुछ। तो आप समझ गए होंगे कि धातुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जो धातुएं होती हैं उनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिससे वे स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। और धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज धारण करते हैं। यही उनकी प्रकृति है और उन्हें स्थिर बनाती है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और ये बता दो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूरे के पूरे पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी धातु की अभिक्रिया जल या अम्ल से होती है। कोई धातु है मान लो, उसकी अभिक्रिया क्या होती है, कोई
धातु की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करा दो, ठीक है, अम्ल से करा दो या फिर जल से करा दो, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उससे क्या परिणाम होते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। चलो बताते हैं आपको। सबसे पहले कि जल के साथ उसकी प्रक्रिया कराएंगे। तो देखो, जल के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जो सक्रिय धातुएं होते हैं, आप देखो सोडियम ले लो, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। सोडियम को अभी आप पानी में डालोगे ना, धमाका होगा, तो ये चीजें होंगी। पोटेशियम जो के होता है, ठीक है, ये क्या है, इसे खुलन छोड़ दोगे तो इसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एक रिएक्शन भी दिया गया है जो कि है 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ये जल है, ये है आपका सोडियम, ठीक, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये गैस निकलने का चिन्ह होता है ये वाला, इतना ध्यान रखना। अब इसे अगर अम्ल के साथ हम प्रक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? धातुएं अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं जैसे जिंक हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या है? अम्ल। HCl है एक अम्ल, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना दिया, मतलब ये क्लोराइड जहाँ Cl आ गया, ये एक लवण बन गया, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलती है। उसका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अपारदर्शी धातुओं में धात्विक बंध क्या होता है? उदाहरण दीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, पता रहना चाहिए। देखो, धात्विक बंध वह बंध है, धात्विक बंध वह बंध है जो धातुओं में धातु परमाणुओं के बीच पाया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जो धातु के परमाणुओं को एक साथ रखता है और उन्हें एक ठोस संरचना प्रदान करता है। उन्हें क्या करता है? एक ठोस संरचना प्रदान करता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। जैसे क्या है? सोडियम और पोटेशियम। अब इसके बाद देखो, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है कि अभिक्रिया श्रृंखला में धातुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, कौन से कितने क्रियाशील हैं, उस आधार पर अभिक्रियाशील जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें वर्गीकृत किया गया है। और अत्यधिक क्या है? आगे देखो, और क्या होता है कि अत्यधिक क्रियाशील, जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कि पोटेशियम मतलब के हो गया और सोडियम Na हो गया, इसको श्रृंखला के शीर्ष पर होती है, जबकि कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना चांदी ये सब क्या होती है? श्रृंखला निचले भाग में होती है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन भी खत्म, और ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जो मैं बता रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। अब देखो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि है गलन और विसरण क्या है? गलन और विसरण क्या है? धातुओं के संदर्भ में इसे समझाइए। तो देखो, गलन क्या होता है? गलन मतलब मेल्टिंग, कोई भी चीज गल रही है, आप जानते हो जिसे कहते हैं कि ये चीज गल रहा है। आइसक्रीम जल्दी खा लो, जो आइसक्रीम होती है कहते हैं कि इसको जल्दी खा लो, नहीं तो ये क्या होती है? ऐसे गल जाएगी, तो वही होता है मेल्टिंग। अब देखो, धातुओं में गलन वह प्रक्रिया, अब यहाँ पे बताया गया धातुओं में हमें बताना है, तो धातुओं में गलन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है। यही देखो आ गया ना पिघलने वाला, कि ठोस जो धातुएं होती हैं उन्हें गर्म करके पिघलाया जाता है। यह प्रक्रिया धात्विक बंध को तोड़ती है। ये प्रक्रिया क्या करती है? धात्विक बंध को तोड़ती है। उसके बाद देखो विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन। तो देखो विसरण क्या है? धातु परमाणुओं का धीमा प्रसार, डिफ्यूजन अन्य धातुओं के साथ होता है जो मिश्र धातुओं के निर्माण में सहायक है। ये हो गया हमारा विसरण। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कि संक्षारण, संक्षारण जिसे क्या बोलते हैं? कोरोसियन। क्या है संक्षारण? क्या है? इसे रोकने के उपाय बताने कि संक्षारण किसे कहते हैं और इसको रोकने के क्या उपाय है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसको रोकने के क्या उपाय। अब जैसे मान लो कोई लोहे की छड़ लो, मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो लोहे की छड़ है, इसको आप ऐसे बहुत खुले में रख दोगे, धीरे धीरे क्या होगा? उसमें जंग लग जाता है, जिसे गांव में क्या कहते हैं? मोर्चा लग जाना, जिसे बोलते हैं जंग। तो जो जंग लग जाता है ना, उसे ही हम बोलते हैं संक्षारण। उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक, बस इतना समझ जाओ। तो देखो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु का सतह से धीरे धीरे क्षरण होता है। जो धातु होती है उसका सतह से धीरे धीरे क्षरण होता है, जैसे कि लोहे का जंग लगना। अभी मैं आपको बताया ना, जैसे कि लोहे का जंग लगना। अब देखो उपाय क्या है, आखिर उपाय कौन कौन से हैं? अगर हमें संक्षारण से कोई चीज बचानी है तो कौन से उपाय है?
तो पहला है कि धातु की पेंटिंग कर दो। जो जैसे लोहे की छड़ है तो इसके ऊपर पेंट लगा दोगे तो संक्षारण नहीं होगा, जो जंग लग जाता है वो नहीं लगेगा। या फिर गैल्वनाइजेशन कर लो, या फिर मिश्र धातु का उपयोग करो। तो यहाँ से क्या होगा, संक्षारण से आप बच पाओगे। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर आऊंगा मैं चौथे चैप्टर के क्वेश्चन पे। इस चैप्टर से जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है वह है कि मिश्र धातु क्या है, व्हाट इज मिश्र धातु। ठीक है, मिक्सचर मेटल। तो मिश्र धातु में क्या है और उदाहरण देकर समझाना है। इसको क्या करना है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखो, मिश्र धातु दो या दो से अधिक, अब मिश्र यहाँ पे नाम ही आ गया है, मिश्र धातु। मिश्र धातु यहाँ से पढ़ने समझ में आया कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा, चाहे वो 2 धातुएं होंगी चाहे 3 धातुएं होंगी। तो देखो यहाँ से ऐसे समझो कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 धातुएं हो चाहे 2 से अधिक धातु, या धातु या अधातु का मिश्रण होता है। मिश्र 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का मिश्रण होता है। यह मिश्रण धातुओं के गुणों में सुधार करता है। यह मिश्रण क्या करता है, जो धातु होते हैं उनके गुणों में सुधार करता है। अब इसका उदाहरण जैसे कि स्टील, जो कि लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील क्या होता है, जैसे देखोगे घर में स्टील का बर्तन, वह लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। अभी आपसे कोई पूछे कि स्टील कैसे बनाया जाता है, तो आप ऐसे लिख लो, लोहे कार्बन का मिश्रण। अब उसके बाद देखो गुण, इसके गुण है अधिक कठोर होता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और संक्षारण प्रतिरोध होते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो चैप्टर नंबर 3 है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे ध्यान से समझना। एक चीज आपसे बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। जो भी आपके मन में कुछ भी या फिर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, और मैं सबका कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई दूं। अब जो ये चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन का जो संयोजकता होता है उसके बारे में बताइए। कार्बन के संयोजकता के बारे में बताना है। इसे 4 संयोजकता वाला, इसे 4 संयोजकता वाला तत्व क्यों कहा जाता है, आखिर कार्बन को 4 संयोजकता वाला तत्व क्यों कहते हैं। तो देखो, कार्बन का संयोजकता 4 है क्योंकि वह अपने बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे करता है। मान लो यह है कार्बन, तो ये क्या करता है, इसको लिखा जाता है CH4, जो मीथेन बन जाता है। तो ये जो C होता है ना, ये देखो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, साझा करता है। जैसे एक H इधर दे देगा, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो देखो यहाँ पे 4 हो गया टोटल। तो इसलिए कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 4 होता है क्योंकि वह अपने बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसका उदाहरण जैसे मेथेन, जो CH4 अणु है, जहां कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है। CH4 को मेथेन बोलते हैं, C2H6 को एथेन बोलते हैं, और वहीं पर C3H8 को क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। अब ऐसे ही करते मेथेन, प्रोब्यूट, पेंटेक्स अब होता जाता है। फिर अपना जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि कार्बन की विभिन्न अपर रूप, कार्बन के जो विभिन्न अपर रूप कौन कौन से हैं, कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न अपर रूपों का उदाहरण दीजिए कि इसके कौन कौन से अपर रूप हैं, उनका उदाहरण देना है। तो देखो, कार्बन के विभिन्न अपर रूप होते हैं। पहला तो हो गया हीरा, सबसे पहला है अपना डायमंड। ये होता है जिसमें कार्बन परमाणु एक ठोस नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं। आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा कठोर धातु होती है। जो हीरा होता है वह बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। तो इस चीज से आप समझो, और बहुत ज्यादा ये चमकीला होता है। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि ये क्या है, आपके एक धातु है। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ, अब ये क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट ज्यादा कुछ नहीं, आप एक पेंसिल लोगे, अभी मेरे पास यहाँ पे है, नहीं मैं भी आपको दिखाता। पेंसिल में जो नोक रहती है ना, जो काली काली, उसे ही हम ग्रेफाइट बोलते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद है फुलरीन। फुलरीन क्या है, गोलाकार अणुसंरचना जिसमें कार्बन परमाणु 60 के गुच्छे में होते हैं, तो ये होता है फुलरीन होता है। ठीक,
अब इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, जो कि है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, उदाहरण सही समझाने हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं इंग्लिश भी लिखे दिया हूं ताकि क्या है धीरे धीरे आप समझते जाओ, और सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे क्या कर रहा हूं आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं तो ताकि आपके तुरंत दिमाग में बैठे। अब जैसे आप देखोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हो सकता है आज तक आपके समझ में ना आया हो, लेकिन इसको देखोगे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन यौगिकों में केवल एकल बंध होते हैं। संतृप्त जो होते हैं उनमें केवल एकल बंध होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या होता है तो इन यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। तो यहां से सिर्फ आप इतना समझ जाओ कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एकल बंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। जैसे संतृप्त में हो गया C2H6, कार्बन क्या रहेगा ऐसे 2 बारी रहेगा, और H जो होगा वह 6 बारी रहेगा, तो ऐसे 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 हर तरफ H। अब यहाँ पे आप जोड़ लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो एक बंध से जुड़ा है, एक बंध से ये जुड़ा है, लेकिन वहीं पे अगर C2H4 आप देखोगे तो C2 ठीक है ऐसे रहेगा, H4 H यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, 4H आ जाएगा, तो ये हो गया जिसको बोलेंगे हम एथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डबल बंध से जुड़ा रहता है या फिर ट्रिपल बंध से जुड़ा रहता है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक, अब नहीं ये एथीन होगा, यह एथीन होगा और ये होगा एथेन। ठीक, ये IUPAC नाम भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा, लेकिन अभी अगर बता दूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि इन यौगिकों में केवल एकल बंध होता है और इन यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध होता है। उसके बाद चौथा नंबर स्टूडेंट जो अपना क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी, जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, क्या है इसके गुण समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, तो समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी में क्या है, रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं जैसे बिंदु उबलन, बिंदु गलन धीरे धीरे बदलते रहते हैं। इसमें प्रत्येक यौगिक एक समान सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अब जिसका यहाँ पे देखो, इसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी, जिसमें क्या होता है प्रत्येक यौगिक एक समान सूत्र द्वारा दर्शाए जाते हैं। जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, CnH2n+2 ये हो गया एल्केन सीरीज, इसमें एन जुड़ता है, इसमें एन जुड़ता है, बस इतना ध्यान रखो। ज्यादा कुछ समझोगे आप कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बताता हूँ। ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। अब इसमें CnH2n, इसमें ईन जुड़ता है। ठीक, अब ये यन जो है यहाँ पे संख्या होती है, जैसे C, अब यन की जगह 1 रख दी, 2 रख दोगे तो H2n है 2 यन की वैल्यू फिर 2 रख दोगे +2, तो ये हो जाएगा n था तो C2 और H का 2 दूनी 4 तो H4 और यहाँ पे +2 और लगा दो तो C2H6 हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम एथेन। तो इस तरीके से यह सूत्र बनता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, इसको मैं क्या करूंगा ना, अलग से वीडियो में बढ़िया से आपको समझाऊंगा। अभी जो आप क्वेश्चन समझ रहे हो इसको अच्छे से समझ लो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। और एक चीज है यार, देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट के कोर्स ना ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, जाके देख सकते हो। देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। जो साबुन होता है और डिटर्जेंट होता है, इसमें क्या अंतर है, इनके काम करने की प्रक्रिया समझाएं। तो देखो जो साबुन होता है वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं, कठोर जल में ठीक से काम नहीं करते हैं। और वहीं पे जो डिटर्जेंट होते हैं वह पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं और कठोर जल में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। क्रिया दोनों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं जो गंदगी और तेल को हटाते हैं। ये क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो आपका फेस अगर ऑयली है, ठीक है, आपका फेस क्या है ऑयली है, तो आप साबुन लगाते होगे, आप सोप लगाते होगे, जिससे कि फेस थोड़ा चमकदार बन जाता होगा। या फिर कपड़ों में गंदगी रहती है तो आप डिटर्जेंट लगाते हैं और वहां से साफ हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें जो साफ हो जाता है, तो उसके गुण होते हैं जो वहां पे गंदगी को काट देते हैं और अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। फिर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन आता है, और देखो जो छठवां नंबर क्वेश्चन है यह काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि है कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला समरूपता, जिसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये क्या होती है, उदाहरण सहित समझाने हैं। तो देखो इसका उत्तर
श्रृंखला समरूपता जो तब होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचना अलग अलग होती है, जैसे कि ब्यूटेन। अब जो ब्यूटेन है ये क्या है, एक आइसोमेरिज्म है। जैसे क्या इसमें कहा जा रहा है कि श्रृंखला समरूपता क्या होती है, जब होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचना अलग अलग होती है। इसकी संरचना दोस्तों हमेशा अलग अलग होती है, जैसे कि ब्यूटेन। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं उसको लिखना है। अब देखो एथेनॉल क्या है, C2H5OH, ठीक है। इसमें ऑल जुड़ा है जो कि एल्कोहल समूह का होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है और ज्वलनशील द्रव जो पानी की शराब और सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीने के शराब और सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि OH लगा है, मैं आपको बता दिया ऑल समूह आ गया, और जहां भी ऑल समूह आ गया वहां पे एल्कोहल जो होना ही चाहिए, मतलब वहां पे होता ही है। तो ये पीने के शराब के रूप में और सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या है, CH3COOH। अब देखो जहां भी COOH आ जाए वो ओइक अम्ल आ जाता है, ठीक है। जैसे कि तीखी गंध वाला अम्ल इसे सिरके में पाया जाता है और इसका उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में होता है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है और अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि साबुन के अणु का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी संरचना और क्रिया को समझाइए। तो देखो साबुन के अणु में एक लंबी हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भागने वाली श्रृंखला होती है और एक हाइड्रोफिलिक पानी से आकर्षित होने वाली सिर होती है। यह हाइड्रोफोबिक सिर तेल और गंदगी के कणों को घेर कर उन्हें पानी में घुलनशील बनाता है और साफ करता है। ये जो टॉपिक है इसको मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा। और जैसे एक IUPAC वाला टॉपिक था ये वाला, और एक क्या था, हाँ यही मेथड, ये सब था ना। तो ये सब क्या करूंगे, मैं बढ़िया से आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो में, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे, तब आप ज्यादा समझ जाओगे और अच्छे से समझ जाओगे। तो ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का था। अब अगर आपको चैप्टर 5 का चाहिए, चैप्टर 6 का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना अगर आपको चाहिए तो। बाकी क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है, जिससे आपका टारगेट जो 95% का है वह जरूर से अचीव होगा। तो आप लोग कोर्स ले सकते हो। कैसे लोगे, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है मोबाइल पर स्कूल, वहां से जाके ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको डेली देखने को मिलती रहेंगी।